पहाड़ों की ऊंची चोटियां, चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर और कानों में गूंजती तेज हवाओं की सरसराहट। यह हिमाचल का वो इलाका है जहां परिंदा भी पर मारने से डरता है। कहानी शुरू होती है एक भयानक चीख से। एक पुरानी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई की ओर लटक रही है। बस में सवार लोग अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। तभी आसमान को चीरती हुई एक आवाज आती है। यह शिखर का हेलीकॉप्टर है। शिखर भारतीय वायुसेना का एक निडर रेस्क्यू पायलट, जिसके लिए खतरा महज एक शब्द है। वह अपनी जान हथेली पर रखकर रस्सी के सहारे नीचे उतरता है। शिखर एक एक करके सबको बचा रहा है। तभी उसकी नज़र बस की आखिरी सीट पर बैठी एक लड़की पर पड़ती है। उसकी आंखों में खौफ तो है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी भी है। वह सेहर है। उसके हाथ में एक छोटा सा मखमल का पोटला है, जिसे उसने अपने सीने से लगा रखा है। शिखर चिल्लाता है, अपना हाथ दो, बस कभी भी गिर सकती है। सेहर घबराकर अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे ही शिखर उसका हाथ थामता है, एक पल के लिए समय रुक जाता है। बर्फीली हवाओं के बीच उन दोनों की सांसें एक हो जाती है। शिखर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। बाकी यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के बाद शिखर देखता है कि सेहर अकेली खड़ी कांप रही है। वह उसके पास जाता है और अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल देता है। शिखर मुस्कुराकर पूछता है, इतनी खतरनाक वादियों में अकेले क्या कर रही हो? घर कहाँ है तुम्हारा? सेहर झिझकते हुए जवाब देती है, घर? वो तो बहुत दूर है, सरहद के उस पार। शिखर चौंक जाता है। वह जान जाता है कि यह लड़की साधारण पर्यटक नहीं है। सेहर बताती है कि वह अपनी दादी की आखिरी वसीयत पूरी करने भारत आई है। उसकी दादी चाहती थी कि उनकी अस्थियां उनके पैतृक गांव की मिट्टी में विसर्जित की जाए, जो अब भारत में है। शिखर उसे देखता रह जाता है। उसे एहसास होता है कि इस लड़की की मासूमियत के पीछे एक गहरी कहानी छिपी है। वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। रात ढल रही है। बर्फबारी तेज हो गई है। शिखर कहता है, आज की रात तुम्हें मेरे कैंप में रुकना होगा। कल सुबह मैं खुद तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ूंगा। सेहर के पास कोई रास्ता नहीं था। वह एक अजनबी पर भरोसा करती है, यह नहीं जानते हुए कि यह अजनबी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। सुबह की पहली किरण पहाड़ों की बर्फ पर पड़ती है तो सब कुछ सोने जैसा चमकने लगता है। कैंप के बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा है, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से अब आगे का सफर सड़क मार्ग से तय करना है। शिखर अपनी पुरानी जीप निकालता है। सेहर चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठती है। वह बार बार उस मखमली पोटली को सहला रही है। शिखर उसकी घबराहट भांप लेता है और माहौल को हल्का करने के लिए रेडियो चालू कर देता है। पुराने गानों की धुन वादियों में गूंजने लगती है। शिखर मुस्कुराकर कहता है, वैसे जुबान तो तुम्हारी भी है, पर चलती नहीं। डर लग रहा है या इस अजनबी ड्राइवर पर भरोसा नहीं? सेहर धीरे से मुस्कुराती है, पहली बार। उसकी मुस्कान जैसे पूरी वादियों में रोशनी भर देती है। वह कहती है, भरोसा तो तब हो गया था जब आपने खाई में लटकती बस से मेरा हाथ थामा था। बस अपनी दादी की यादों में खोई हुई हूँ। दोपहर में वे एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं। तभी भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर एक जेब कतरा सेहर का बैग लेकर भाग जाता है। उस बैग में सेहर के पैसे, उसका पासपोर्ट और जरूरी कागजात थे। सेहर घबरा कर रोने लगती है। शिखर उसे दिलासा देता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। वह उसे अपने पुश्तैनी गांव ले जाने का फैसला करता है, जो रास्ते में ही पड़ता है। वह कहता है, तुम्हारे कागजात बनवाने में वक्त लगेगा,
तब तक तुम मेरे घर में सुरक्षित रहोगी। जीप एक खूबसूरत हरे भरे गांव में दाखिल होती है। सरसों के लहराते खेत, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दूर से आती पंजाब के ढोल की आवाज। सेहर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सरहद के इस पार भी सब कुछ वैसा ही है जैसा उसकी दादी कहानियों में सुनाती थी। शिखर का घर एक पुरानी हवेली जैसा है। वहां उसकी बेबे और बापू रहते हैं। शिखर सेहर का परिचय अपनी दोस्त के रूप में कराता है। शिखर की माँ सेहर को देखते ही उसे गले लगा लेती है। वह उसे अपने हाथ का बना साग और मक्के की रोटी खिलाती है। सेहर को एहसास होता है कि प्यार और ममता की कोई सरहद नहीं होती। रात को छत पर बैठकर शिखर और सेहर बातें करते हैं। सेहर कहती है, शिखर, मुझे कभी नहीं लगा था कि यहाँ के लोग इतने अपने होंगे। हमारे यहाँ भी लोग बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, ऐसी ही भाषा बोलते हैं। शिखर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, लकीरें तो जमीन पर खींची जाती है सेहर, दिलों में नहीं। हवा में एक अजीब सी कशिश है। सेहर को महसूस होता है कि शिखर सिर्फ एक पायलट नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसके पास वह खुद को सबसे सुरक्षित महसूस करती है। वही शिखर जो हमेशा आसमानों से बातें करता था, आज जमीन पर किसी के साथ चलना चाहता है। लेकिन तभी सेहर की नजर अपनी अंगूठी पर पड़ती है, उसकी सगाई की अंगूठी। वह हकीकत की दुनिया में वापस आ जाती है। उसका चेहरा उतर जाता है, जिसे शिखर गौर से देखता है पर कुछ पूछ नहीं पाता। गांव में बैसाखी का मेला लगा है। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे, ढोल की थाप, भंगड़ा करते गबरू और गिद्धा पाती मुटियारे। हवा में जलेबियों की मिठास और मिट्टी की महक घुली हुई है। शिखर और सेहर इस भीड़ का हिस्सा है। शिखर की माँ ने सेहर को एक सुंदर गुलाबी रंग का पंजाबी सूट पहनने को दिया है। जब सेहर तैयार होकर बाहर आती है तो शिखर उसे देखता ही रह जाता है। उसकी सादगी और उस लिबास में उसकी खूबसूरती शिखर के होश उड़ा देती है। शिखर मजाक में कहता है, लगता है आज मेले की सारी रौनक तुम ही चुरा लोगी। सेहर शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उसकी धड़कनें किसी और के लिए तेज हो रही है। वे दोनों मेले की भीड़ में खो जाते हैं। शिखर उसे झूला झुलवाता है, उसे लकड़ी की चूड़ियां दिलाता है और मिट्टी के खिलौने दिखाता है। सेहर अपनी सारी परेशानियां भूलकर एक छोटी बच्ची की तरह हंसने लगती है। शिखर उसे दूर से देखता है और मन ही मन सोचता है, काश ये पल यहीं ठहर जाए। तभी एक सपेरा या ज्योतिषी शिखर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, साहब, आपकी तकदीर में एक ऐसा सफर लिखा है जो खत्म ही नहीं होगा। प्यार तो मिलेगा पर कीमत बहुत बड़ी चुकानी होगी। शिखर हंसकर उसे टाल देता है, लेकिन सेहर का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। उसे अपनी असलियत याद आ जाती है। शाम ढलने लगती है। दोनों एक शांत जगह पर नदी के किनारे बैठते हैं, जहां मेले का शोर कम है। दूर से ढोल की हल्की आवाज आ रही है। शिखर हिम्मत जुटाकर कहता है, सेहर, तुम यहाँ खुश तो हो ना? मेरा मतलब है, अगर तुम चाहो तो ये सफर कभी खत्म ना हो। सेहर की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह अपनी उंगली में पहनी हुई उस कीमती हीरे की अंगूठी को सहलाती है। वह भारी आवाज में कहती है, शिखर, जिंदगी कहानियों जैसी नहीं होती। मैं जिस दुनिया से आई हूँ वहाँ लड़कियाँ अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती। मेरी सगाई हो चुकी है शिखर। 1 महीने बाद मेरी शादी है। शिखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा अचानक पत्थर जैसा हो जाता है। वह कुछ कहना चाहता है पर शब्द उसका साथ नहीं देते। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की को वह अपना बनाने का सपना देख रहा था वह किसी और की अमानत है। सेहर रोते हुए कहती है,
वो एक रसूखदार खानदान है। मेरे मना करने का मतलब है मेरे अब्बू की इज्जत का नीलाम होना। मैं ये नहीं कर सकती। शिखर एक गहरी सांस लेता है, अपनी भावनाओं को जब्त करता है और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने तो बस ये पूछा था कि तुम खुश हो या नहीं। अगर तुम्हारी खुशी उसी में है तो शिखर का वादा है, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाना अब मेरा सबसे बड़ा फर्ज है। रात को जब वे घर लौटते हैं तो दोनों के बीच एक गहरी खामोशी होती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें हजारों बातें दबी हुई है। शिखर जानता है कि वह उसे प्यार करता है और सेहर जानती है कि वह उसे कभी भूल नहीं पाएगी। लेकिन उनके बीच सरहद और फर्ज की ऊंची दीवारें खड़ी हो चुकी है। अगले दिन सुबह की धुंध में शिखर और सेहर रेलवे स्टेशन की ओर निकलते हैं, जहां चारों तरफ एक भारी खामोशी छाई हुई है और दोनों के दिलों में अनगिनत अनकहे शब्द दबे हुए हैं। सेहर की आंखों में बार बार आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि इस स्टेशन की सरहद पार करते ही उसकी अपनी दुनिया और शिखर की दुनिया हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है तो शिखर उसे उसका वही मखमली पोटला सौंपता है और हिम्मत जुटाकर कहता है कि अगर कभी भी जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें खुद को अकेला पाओ या कोई मुसीबत आए तो बस एक बार इस नाचीज को याद करना, मैं 7 समंदर पार से भी तुम्हें बचाने चला आऊंगा। सेहर बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में देखती है और ट्रेन के पायदान पर चढ़ते वक्त उसका हाथ एक पल के लिए थामती है, जिसे छोड़ना उसके लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। जैसे ही ट्रेन चलने लगती है, सेहर खिड़की से हाथ हिलाती है और शिखर वहीं खड़ा उसे तब तक देखता रहता है जब तक कि ट्रेन धुएं और पटरियों के शोर में ओझल नहीं हो जाती। और इसी के साथ शुरू होता है उनके जीवन का वो लंबा इंतजार, जो शायद दशकों तक खत्म नहीं होने वाला था। सेहर के वापस अपने मुल्क पहुंचते ही खुशियों की जगह एक खौफनाक सन्नाटा उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसका मंगेतर जैद एक बेहद रसूखदार और जालिम इंसान था, जिसे सिर्फ अपनी ताकत और शोहरत से प्यार था। और उसने सेहर के आते ही उस पर बंदिशें लगानी शुरू कर दी थी। सेहर कदम घुटने लगा था, क्योंकि उसे हर पल शिखर की वो सादगी और उसकी सुरक्षित बाहें याद आती थी, जो सरहद के उस पार उसे एक आजाद परिंदे जैसा महसूस कराती थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन सेहर ने अपनी सहेली मरियम के जरिए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और एक कागज के टुकड़े पर सिर्फ इतना लिखा कि शिखर, यहाँ की हवाओं में जहर है और मेरी रूह हर पल तुम्हें पुकार रही है। क्या तुम अपना वादा निभाओगे? जब यह खत हफ्तों बाद भटकते हुए शिखर के हाथ लगा तो उसकी दुनिया जैसे ठहर सी गई और उसने बिना एक पल गंवाए अपनी वर्दी और अपनी पहचान को ताक पर रखकर सेहर को उस नर्क से निकालने का फैसला कर लिया। शिखर के माता पिता ने उसकी आंखों में वो जुनून देखा जो मौत से भी नहीं डरता था, इसलिए उन्होंने भारी मन से उसे विदा किया। शिखर ने अवैध तरीके से सीमा पार करने का एक खतरनाक रास्ता चुना, जहां हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन उसके जहन में सिर्फ सेहर का वो रोता हुआ चेहरा और वो वादा था जो उसने स्टेशन पर किया था। जैसे ही वह आधी रात को कटीले तारों और पहरेदारों की नजरों से बचकर सेहर के शहर पहुंचता, उसे एहसास हुआ कि यह सफर जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जानलेवा साबित होने वाला है, क्योंकि वहां के चप्पे चप्पे पर जैद के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे और एक छोटी सी चूक उसे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा सकती थी। शिखर रात के सन्नाटे में सेहर के घर की ऊंची दीवारों को फांद कर उसके पास पहुंच तो जाता है और एक पल के लिए
दोनों की आंखें मिलकर मानो सारी उम्र का दर्द पी लेती है। लेकिन उनकी किस्मत में मिलन से पहले एक खौफनाक इम्तिहान लिखा था, क्योंकि ठीक उसी वक्त जैद अपने हथियारबंद आदमियों के साथ वहां आ धमकता है और शिखर को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जैद बड़ी बेरहमी से शिखर पर टूट पड़ता है और उसे एक भारतीय जासूस करार देकर पुलिस के हवाले कर देता है, ताकि सेहर के खानदान पर कोई उंगली ना उठा सके और पूरी दुनिया को यह लगे कि एक दुश्मन मुल्क का जासूस उनकी सरहद में घुसपैठ कर रहा था। जेल की उन काल कोठरियों में शिखर को असहनीय यातनाएं दी जाती है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोलता, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसने अपना सच बताया या सेहर का नाम लिया तो सेहर की इज्जत और उसकी जिंदगी दोनों खाक में मिल जाएगी। वहाँ एक बड़ा अधिकारी शिखर के सामने एक सौदा रखता है कि अगर वह एक कागज पर दस्तखत कर दे कि वह जासूसी के इरादे से आया था तो सेहर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी और शिखर बिना सोचे अपनी पूरी जवानी और अपनी आजादी उस एक कागज के बदले कुर्बान कर देता है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसका नाम पता सब मिटाकर उसे सिर्फ कैदी नंबर 505 बना दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ सेहर को यह झूठ बोलकर यकीन दिला दिया जाता है कि शिखर भागते हुए सरहद पर मारा गया है और वह जीते जी एक लाश बनकर रह जाती है, जिसे कभी पता ही नहीं चल पाता कि उसका रक्षक उसी की शहर की एक अंधेरी जेल में उसके सम्मान के लिए अपनी पहचान खो चुका है। वक्त का पहिया बड़ी बेरहमी से घूमता है और देखते ही देखते 20 साल का लंबा अरसा बीत जाता है, जहां दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन उस अंधेरी काल कोठरी में कैदी नंबर 505 यानी शिखर की खामोश तपस्या आज भी जारी है। जेल की उन पथरीली दीवारों पर उसने अपनी उंगलियों से सेहर का नाम उकेर दिया है और उसके बाल अब चांदी की तरह सफेद हो चुके हैं, पर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक और ठहराव है जो किसी सच्चे प्रेमी की ही हो सकती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब आर्या नाम की एक युवा और निडर मानवाधिकार वकील जेलों का दौरा करते हुए इस रहस्यमयी कैदी के पास पहुंचती है, जो पिछले 2 दशकों से एक शब्द भी नहीं बोला है और जिसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई वकील भी नहीं था। आर्या जब शिखर की पुरानी धूल भरी फाइल खोलती है तो उसे एहसास होता है कि इस इंसान पर लगाए गए जासूसी के इल्जाम खोखले हैं और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा बलिदान छिपा है। वह शिखर के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन शिखर अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी जुबान खुलने से सेहर की मर्यादा पर आंच न आ जाए। आर्या हार नहीं मानती और वह शिखर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालते हुए उस सुराग तक पहुंचती है जो भारत के एक छोटे से गांव की ओर इशारा करता है, जहां से शिखर का सफर शुरू हुआ था। वह फैसला करती है कि वह सरहद पार करके उस गांव जाएगी और उस सच्चाई का पता लगाएगी जिसने एक होनहार पायलट को एक गुमनाम कैदी बना दिया। आर्या का यह सफर सिर्फ एक केस की पैरवी नहीं, बल्कि 2 बिछड़े हुए मुल्कों और 2 टूटे हुए दिलों के बीच इंसाफ का एक नया रास्ता खोलने वाला था, जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आर्या अपनी सारी जमा पूंजी और हिम्मत बटोर कर सरहद पार भारत के उस छोटे से पहाड़ी गांव में पहुंचती है, जिसकी धुंधली सी तस्वीर उसे शिखर की पुरानी फाइल के एक फटे हुए पन्ने में मिली थी। और वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी रूहानी शांति का एहसास होता है, जैसे यहाँ की हवाओं में आज भी किसी के इंतजार की खुशबू घुली हो। वह गांव वालों से शिखर के बारे में पूछती है तो सबकी आंखें भर आती है, क्योंकि 20 साल पहले
एक जाबाज पायलट जो सबका लाडला था, अचानक कहीं गायब हो गया और उसके बूढ़े माँ बाप उसकी राह देखते देखते दुनिया से कूच कर चले गए। लेकिन आर्या की असली तलाश अभी बाकी थी। वह उस पुरानी हवेली की ओर बढ़ती है जहाँ कभी खुशियाँ चहकती थी, और वहां पहुंचकर वह जो देखती है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सामने सफेद कपड़ों में एक उम्रदराज औरत छोटे छोटे अनाथ बच्चों को पढ़ा रही है, जिसकी आंखों की गहराई और चेहरे की सादगी किसी को भी अपनी ओर खींच ले। आर्या धीरे धीरे से उसका नाम पुकारती है, सेहर। तो वह औरत चौंक कर पलटती है और उसके हाथ से किताब गिर जाती है, क्योंकि 20 साल में पहली बार किसी ने उस नाम को इतनी शिद्दत से पुकारा था। सेहर बताती है कि उसे तो झूठ बोला गया था कि शिखर सरहद पर मारा गया, और उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी के गांव में उसकी यादों के सहारे काट दी, ताकि वह शिखर के अधूरे सपनों और उसके बूढ़े माँ बाप की सेवा कर सके, जिन्हें वह अपना मान चुकी थी। आर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह सेहर को बताती है कि जिस शिखर को वह मरा हुआ समझ रही है, वह मरा नहीं, बल्कि उसी के मुल्क की एक काल कोठरी में पिछले 20 साल में उसकी इज्जत की खातिर अपना नाम तक भुलाकर कैदी नंबर 505 बनकर जी रहा है। यह सुनकर सेहर के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है और वह बदहवास होकर आर्या के हाथ थाम लेती है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि किसी का प्यार इतना महान भी हो सकता है कि वह अपनी पूरी जवानी और आजादी सिर्फ एक खामोश वादे के लिए कुर्बान कर दे। अब उन दोनों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, और आर्या ने ठान लिया कि वह इन बेमिसाल मोहब्बत को दुनिया के सामने लाकर रहेगी, ताकि इंसाफ की उन बेड़ियों को काटा जा सके जिन्होंने 2 मासूम जिंदगियों को जीते जी दफन कर दिया था। सेहर और आर्या बिना एक पल गंवाए सरहद पार कर उस अदालत की चौखट पर पहुंचती है, जहां 20 साल पहले शिखर की किस्मत का फैसला एक अंधेरे कमरे में बिना किसी दलील के सुना दिया गया था। और जब आर्या जज के सामने खड़ी होकर उस बूढ़े और खामोश कैदी नंबर 505 की फाइल दोबारा खोलने की अर्जी देती है, तो पूरे कोर्ट रूम में एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है, क्योंकि किसी को यकीन नहीं होता कि 2 दशकों के बाद कोई उस गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ने आया है जिसे सब भूल चुके थे। शिखर को जब जंजीरों में जकड़कर कटघरे में लाया जाता है, तो उसकी नजरें जमीन पर झुकी होती है, क्योंकि उसने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जैसे ही आर्या की आवाज गूंजती है कि आज गवाही देने खुद वो शख्सियत आई है जिसके लिए इस इंसान ने अपनी पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे गला दी, शिखर की धड़कनें अचानक तेज हो जाती है और वह धीरे से अपनी नजरें ऊपर उठाता है, तो सामने सफेद लिबास में खड़ी अपनी सेहर को देखकर उसकी रूह कांप उठती है। सेहर लड़खड़ाते कदमों से कटघरे के करीब आती है और भरी अदालत में दहाड़ मार कर रोते हुए चिल्लाती है कि यह शख्स जासूस नहीं, बल्कि एक ऐसा आशिक है जिसने मेरी अस्मत और मेरे खानदान की झूठी शान को बचाने के लिए खुद को जासूस कहलवाना मंजूर कर लिया। आर्या सबूत के तौर पर वह पुराना मखमली पोटला और वह खत पेश करती है जो जैद की साजिशों का पर्दाफाश कर देते हैं, और बताती है कि कैसे एक ऊंचे रसूख वाले इंसान ने अपनी हार का बदला लेने के लिए एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह कर दी। जज की आंखों में भी नमी आ जाती है जब वह देखते हैं कि कैसे 2 मुल्कों की दुश्मनी और कड़वाहट के बीच एक ऐसी मोहब्बत ने दम तोड़ दिया जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था।
माहौल इतना गमगीन हो जाता है कि वहां मौजूद हर पुलिस वाला और वकील अपनी नजरों को झुका लेता है, क्योंकि आज इंसाफ की देवी के सामने एक ऐसा बलिदान खड़ा था जिसकी मिसाल इतिहास में मिलना मुश्किल थी। अंत में जज अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शिखर को उन तमाम झूठे इल्जामों से बाइज्जत बरी करने का हुक्म देते हैं और आदेश देते हैं कि उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उसके मुल्क वापस भेजा जाए, ताकि वह अपनी बची हुई जिंदगी अपनी उस सेहर के साथ बिता सके जिसने 20 साल तक उसका बेइंतहा इंतजार किया था। अदालत के फैसले के बाद जेल के भारी लोहे के दरवाजे जब 20 साल बाद शिखर के लिए खुलते हैं, तो बाहर की ताजी हवा और सूरज की रोशनी उसकी आंखों को चुभने लगती है, क्योंकि उसने दशकों से सिर्फ 4 दीवारों का अंधेरा देखा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने सड़क के उस पार खड़ी सेहर पर पड़ती है, तो उसके कांपते हुए पैर अचानक थम जाते हैं और उसे यकीन नहीं होता कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है कि वह अब आजाद है। सेहर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है और वह दौड़कर शिखर के सीने लग जाती है। लेकिन वह शिखर जो कभी एक मजबूत चट्टान की तरह हुआ करता था, आज एक ढलती उम्र का बूढ़ा इंसान बन चुका था, जिसके चेहरे की झुर्रियां उन 20 सालों के एक एक दिन का दर्द बयां कर रही थी। शिखर अपनी थरथराती आवाज में सिर्फ इतना कह पाता है कि तुमने बहुत इंतजार किया सेहर, जिस पर सेहर उसका हाथ चूमते हुए जवाब देती है कि इंतजार तो तुमने किया शिखर, क्योंकि मैं तो अपनी दुनिया में थी, पर तुमने तो मेरी खातिर अपनी दुनिया ही खत्म कर ली। आर्या दूर खड़ी मुस्कुराती आंखों से इस मिलन को देख रही होती है और उसे महसूस होता है कि उसकी वकालत आज सफल हो गई, क्योंकि उसने सिर्फ एक केस नहीं जीता बल्कि 2 मुल्कों की नफरत के ऊपर प्यार की जीत दर्ज की थी। जैसे ही शिखर अपनी आजादी के कागजात पर दस्तखत करता है, उसे वह पुराना रेडियो और वही मखमली पोटला वापस दिया जाता है जो उसकी पहचान का आखिरी हिस्सा बचे थे। दोनों हाथ थामकर धीरे धीरे उस स्टेशन की ओर बढ़ते हैं जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार उनके बीच बिछड़ने का डर नहीं बल्कि साथ चलने का अटूट विश्वास था। रास्ते में लोग उन्हें हैरानी और सम्मान की नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उनकी दास्तान अब एक अफसाना बन चुकी थी जो सरहदों के दोनों तरफ सुनाई जा रही थी। जैसे ही वे भारत की जमीन पर कदम रखते हैं, शिखर मिट्टी को चूमता है और उसे एहसास होता है कि उसके माता पिता भले ही आज जिंदा ना हो, लेकिन उनकी दुआएं और सेहर का इंतजार था जिसने उसे उस काली रातों में जिंदा रखा। अब बस एक आखिरी मंजिल बाकी थी, अपने उस पुराने गांव की हवेली जहां उन्हें अपनी जिंदगी की आखिरी शामें एक दूसरे के साथ शांति से बितानी थी। शिखर और सेहर जब अपने पुराने गांव की सीमा पर कदम रखते हैं, तो पूरे गांव का नजारा ऐसा होता है मानो वक्त ठहर गया हो और वहां की हर गली आज अपने उस खोए हुए बेटे के स्वागत के लिए सज गई हो, जिसे सबने सालों पहले भुला दिया था। शिखर अपनी धुंधली आंखों से उन सरसों के खेतों और अपनी पुरानी हवेली को देखता है, जिसकी दीवारें अब थोड़ी जर्जर हो चुकी थी, लेकिन उसकी मिट्टी की महक आज भी वही थी जो 20 साल पहले उसके सीने में बसी थी। गांव के लोग ढोल नगाड़ों के साथ बाहर निकल आते हैं और शिखर को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह जाबाज पायलट कभी वापस लौटेगा। शिखर सीधा अपनी बेबे और बापू की तस्वीरों के सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेगुनाही की वो जंग जो उसने सरहद के उस पार लड़ी थी,
उनके चरणों में समर्पित कर देता है। सेहर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालती है और उसे एहसास कराती है कि भले ही उसके माता पिता चले गए हों, लेकिन उनके हिस्से का प्यार अब उसे इस पूरे गांव और सेहर की आंखों में मिलेगा। वे दोनों उस पुरानी छत पर बैठते हैं जहां कभी उन्होंने तारों की छांव में एक दूसरे को निहारा था, और शिखर सेहर से पूछता है कि क्या उसे इस गांव में रहकर अपनी पुरानी आलीशान जिंदगी की याद नहीं आती। जिस पर सेहर मुस्कुराकर कहती है कि जहां शिखर है वहीं उसकी जन्नत है, और इन 20 सालों में उसने इसी गांव के बच्चों को पढ़ाकर और यहाँ की सेवा करके जो सुकून पाया है वह दुनिया के किसी भी महल में मुमकिन नहीं था। शाम के ढलते सूरज की रोशनी जब उन दोनों के सफेद बालों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो कुदरत भी उनके बलिदान को सलाम कर रही हो। शिखर को अपनी वर्दी और अपने रुतबे के जाने का कोई मलाल नहीं था, क्योंकि उसने एक ऐसी जंग जीती थी जिसमें तलवारों की नहीं बल्कि सिर्फ वफा और सब्र की जरूरत थी। वे दोनों तय करते हैं कि वे अपनी बाकी बची हुई जिंदगी इसी गांव के स्कूल को और बेहतर बनाने में गुजारेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान के लिए खुद को मिटा देना भी है। और इसी के साथ उन दो रूहों का मिलन होता है जिन्हें ना कोई दीवार, ना कोई जुल्म और ना ही कोई सरहद कभी एक दूसरे से अलग कर पाई थी। कहानी के अंतिम पड़ाव पर शिखर और सेहर अपने गांव की उसी ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठते हैं जहां से पूरा गांव और दूर नजर आती सरहद की धुंधली लकीर दिखाई देती है। और शिखर सेहर का हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है कि आज सालों बाद मेरा दिल इतना हल्का महसूस कर रहा है जैसे परिंदा पिंजरे से छूटकर नीले आसमान में उड़ रहा हो। सेहर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर कहती है कि हमारी कहानी सिर्फ एक मिलन नहीं बल्कि उन हजारों बेगुनाह दिलों के लिए एक उम्मीद है जो आज भी नफरत और सरहदों की भेंट चढ़ जाते हैं। वे दोनों मिलकर गांव के उस छोटे से स्कूल का नाम शिखर के माता पिता के नाम पर रखते हैं और वहां एक ऐसी लाइब्रेरी बनवाते हैं जहां मोहब्बत, अमन और इंसानियत की कहानियां पढ़ाई जाती है, ताकि आने वाले बच्चे नफरत की भाषा न सीखे। आर्या भी अक्सर उनसे मिलने भारत आती है और वह देखती है कि कैसे वह बूढ़ा जोड़ा ढलती उम्र में भी बच्चों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखता है, जैसे उनके बीच के वो 20 साल कभी आए ही न हो। एक शाम जब गांव के बच्चे उनसे पूछते हैं कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है, तो शिखर मुस्कुराकर अपनी जेल की वो लोहे की जंजीर दिखाता है जो उसने यादगार के तौर पर रखी थी, और कहता है कि मोहब्बत वह नहीं जो जंजीरों को तोड़ दे, बल्कि मोहब्बत वह है जो जंजीरों में बंध कर भी अपनी वफा न छोड़े। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है और धीरे धीरे उनकी यह दास्तान किताबों और गीतों में ढलने लगती है, जिससे पूरी दुनिया को यह संदेश मिलता है कि इंसान की बनाई दीवारें भले ही ऊंची हो सकती है, लेकिन रूहों के मिलन को रोकने की ताकत किसी जालिम में नहीं है। कहानी का सुखद अंत तब होता है जब एक दिन सरहद पर तैनात सिपाही देखते हैं कि दोनों मुल्कों की तरफ से लोग उन कटीले तारों पर फूल चढ़ा रहे हैं, और यह सब शिखर और सेहर के उस महान बलिदान का असर था जिसने नफरत की आग को हमेशा के लिए ठंडा कर दिया था। शिखर और सेहर एक दूसरे की बाहों में हाथ थामे डूबते हुए सूरज को देख रहे हैं, और उनके चेहरे पर वो इत्मीनान है जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर इम्तिहान को सच और प्यार से जीता हो। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था
और पाने के लिए पूरी कायनात का प्यार था, क्योंकि उनकी रूहें अब एक हो चुकी थी, जिन्हें मौत भी कभी अलग नहीं कर पाएगी। शिखर और सेहर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वक्त, दूरी और सरहदों का मोहताज नहीं होता। अगर नीयत साफ हो और वादा पक्का, तो किस्मत को भी झुकना ही पड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको भी लगता है कि प्यार की जीत हर नफरत से बड़ी होती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और दिल छू लेने वाली अनसुनी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली कहानी आपसे मिस न हो। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली एक और भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।